हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करती हैं। बैलेंस शीट एक तरीके का स्टेटमेंट होता है जो किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है और इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन की कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं और कितनी कैपिटल है। बैलेंस शीट को नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के बाद अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए ही प्रिपेयर करती हैं। और बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लब या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं, देन हम लिखते हैं बैलेंस शीट और थर्ड लाइन में हम अकाउंटिंग पीरियड लिखते हैं। जिस भी लेखा अवधि का हमें बैलेंस शीट या आर्थिक चिट्ठा बनाना है। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हम कैपिटल लिखते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल होती है उसे लिखते हैं। फिर हम ड्यूरिंग द ईयर जो भी सरप्लस का अमाउंट रिसीव हुआ है उसे लिखते हैं और अगर डेफिसिट होता है तो उसे हम डिडक्ट करते हैं। वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन की खुद की कोई कैपिटल नहीं होती है, क्योंकि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से नहीं होती है, इसलिए कोई भी पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है। लेकिन ये क्या करती हैं, हर साल इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो सरप्लस का अमाउंट रिसीव होता है उस सरप्लस के अमाउंट को इकट्ठा कर लेती हैं। इसे ही ये ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल मानती हैं। इसे संग्रहित बचत या एक्यूमुलेटेड सरप्लस भी कहते हैं, या बचत कोष यानी सरप्लस फंड भी कहते हैं, और इसी को हम कैपिटल फंड भी कहते हैं, जिसे हिंदी में हम पूंजी कोष कहते हैं। ये इसे ही ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल समझा जाता है। इस कैपिटल फंड को सबसे पहले लिखते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट का क्लोजिंग बैलेंस रहता है, या फिर अगर करंट ईयर में अगर कोई ओपनिंग कैपिटल फंड का कोई वैल्यू दिया गया है तो उसे लिखते हैं। इसमें ड्यूरिंग द ईयर सरप्लस का जो अमाउंट रिसीव हुआ उसे ऐड करते हैं, अगर डेफिसिट होता है तो उसे हम डिडक्ट करते हैं। लेकिन अगर ये कैपिटल की वैल्यू ना दी गई हो, कैपिटल फंड अगर ना दिया गया हो, ओपनिंग बैलेंस ना दिया गया हो, तो उसे हम कैसे लिखेंगे? उसे लिखने के लिए पहले हम ओपनिंग कैपिटल फंड या इनिशियल कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक फॉर्मूले के बेस पर फाइंड आउट करेंगे, या फिर हम एक ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करके करेंगे। कैसे बनाते हैं? जैसे कि ये दिया गया है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। इस फॉर्मूले से हम कैपिटल फंड या इनिशियल कैपिटल को पता कर सकते हैं, या फिर इसे हम और समझें तो कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटी। जितने भी ओपनिंग एसेट्स हैं उनकी वैल्यू को प्लस करेंगे, उनमें से ओपनिंग लायबिलिटीज की जितनी भी ओपनिंग लायबिलिटीज दी गई हैं उनको ऐड करेंगे, और ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज को डिडक्ट करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर निकलता है वो ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रीवियस ईयर की कैपिटल हो जाती है। ये ओपनिंग कैपिटल होती है। इसे हम बैलेंस शीट से भी पता कर सकते हैं। बैलेंस शीट से कैसे पता करेंगे कि 1 जनवरी की बैलेंस शीट, अगर अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चल रहा है तो 1 जनवरी में हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट होगी। यह 1 अप्रैल से लेकर अगले साल की 31 मार्च तक चल रही है हमारी फाइनेंशियल ईयर, तो उस कंडीशन में 1 अप्रैल में हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी। जो भी क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग बनाना है। इसमें कैसे करेंगे? एसेट साइड में जितने भी एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर या एट द बिगनिंग ऑफ करंट ईयर के बिगनिंग में अगर दिया गया है, या फिर ऐसा दिया है क्वेश्चन में कि लास्ट ईयर का बैलेंस है एसेट्स का, तो उन सबको हम टोटल कर देते हैं। फिर इसमें जो ओपनिंग बैलेंस दिए गए होते हैं एक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम्स के, या प्रीपेड एक्सपेंसेस के, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, या स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल मटेरियल दिए गए हैं, इन सब की ओपनिंग बैलेंसेस को भी हम लिख देते हैं एसेट साइड में। फिर एसेट साइड का टोटल करते हैं। लायबिलिटी साइड में लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर दिए हो या फिर बिगनिंग ऑफ करंट ईयर की हो, ओपनिंग बैलेंस दिए गए लायबिलिटीज की हो, तो उन सबको टोटल करके लिखते हैं। फिर अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, या इनकम रिसीव इन एडवांस है, या बैंक ओवरड्राफ्ट है, इन सब के भी ओपनिंग बैलेंस दिए गए हैं तो उनको भी लिख देते हैं। क्रेडिटर्स अगर लास्ट ईयर के हैं तो उनको भी लिखते हैं। तो इस तरीके से जितने भी ओपनिंग एसेट्स होते हैं उनमें से
ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटीज को डिडक्ट करने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलता है वो हमारी इनिशियल कैपिटल या फिर कैपिटल फंड होती है। इसी कैपिटल फंड को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में सबसे पहले लिखते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं, हम ओपनिंग कैपिटल को पता करते हैं। इसके अलावा हम ऐसे करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड में जितने भी फिक्स एसेट्स दिए रहते हैं उनकी ओपनिंग बैलेंस को लिखते हैं। फिर ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई न्यू एसेट परचेज किया गया तो उसे हम ऐड करते हैं। किसी एसेट को हमने सेल किया है करंट ईयर में तो उसकी बुक वैल्यू को डिडक्ट करते हैं। किसी एसेट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन दिया गया तो उसकी डेप्रिसिएशन के अमाउंट को डिडक्ट करके फाइनल जो वैल्यू निकलती है वो लिखते हैं। स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल मटेरियल, कंज्यूमेबल मटेरियल क्या होते हैं, वे आइटम जो ड्यूरिंग द प्रोसेस कंज्यूम किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के दौरान, जैसे कि मेडिसिन हुआ या स्टेशनरी हुआ या स्पोर्ट्स मटेरियल हुआ। तो ये कैसे मटेरियल होते हैं, कंज्यूमेबल मटेरियल। अगर कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो उसमें एक स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स होंगे या स्पोर्ट्स के मटेरियल होंगे, तो वो कंज्यूमेबल आइटम्स में या कंज्यूमेबल मटेरियल में कंसिडर किए जाएंगे। तो उनसे रिलेटेड अगर स्टॉक के लास्ट ईयर का बैलेंस दिया गया है तो उसे लिखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई न्यू मटेरियल परचेज किया है तो उसे ऐड करेंगे, और जो मटेरियल कंज्यूम किए जा चुके हैं उनकी वैल्यू को हम डिडक्ट करके दिखाते हैं। इसके अलावा जितने भी एडजस्टमेंट्स होती हैं आउटस्टैंडिंग प्रीपेड के वो भी इनमें रिकॉर्ड किए जाते हैं बैलेंस शीट में। एक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग इनकम्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम एसेट साइड में लिखते हैं। इनकम रिसीव इन एडवांस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं। एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम में लास्ट ईयर के बैलेंसिंग अमाउंट को लिखते हैं, और ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई रिसीव होती है आउटस्टैंडिंग इनकम तो उसे डिडक्ट करके जो वैल्यू निकलती है उसे हम एसेट साइड में दिखाते हैं। इसके बाद अगर क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल दिए गए हैं जिनसे हमने मटेरियल कोई परचेज किया है और उनका पेमेंट नहीं किया है ऑर्गेनाइजेशन ने, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना। अभी नहीं करे लेकिन बाद में तो करेंगे, तो इसलिए इसे भी हम क्या करते हैं, लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से जो क्लोजिंग कैश बैलेंस निकलता है, कैश इन एंड कैश एट बैंक, इसे भी हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं और इसे हम एसेट साइड में लिखते हैं। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट निकलता है तो उसे हम लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। इसके अलावा लाइफ मेंबरशिप फी, डोनेशन, ग्रांट, लेगेसी, ये भी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हालांकि ये एक तरीके से इनकम होती है ऑर्गेनाइजेशन की, बट इनकम होने के साथ साथ ये एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, लायबिलिटी भी होती है ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे कि लाइफ मेंबरशिप फी एक लमसम अमाउंट रिसीव हुआ ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन इन जो मेंबर बने हैं लाइफ टाइम के लिए ऑर्गेनाइजेशन की, उनके प्रति कुछ दायित्व हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनको पूरा करना पड़ेगा लाइफ टाइम के लिए ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये इसलिए से हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव हुआ है, उस पर्पस को जब तक पूरा नहीं कर देते तब तक वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है ऑर्गेनाइजेशन की, इसलिए ये डोनेशन को हम लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। ग्रांट रिसीव हुआ है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उस पर्पस को पूरा करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की, इसलिए इसको लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। लेगेसी जो कैपिटलाइज रहती है उसे हम लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। इसके अलावा अगर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए या स्पेशल पर्पस के लिए कोई फंड क्रिएट किया जाता है, फंड क्या होता है, अ सम ऑफ मनी दैट इज कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस इज कॉल्ड फंड। एक ऐसी धनराशि जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित की गई है या संग्रहित की गई है उसे हम कोष कहते हैं। तो अगर वो पर्पस कुछ भी हो सकता है, टूर्नामेंट हो सकता है या मैच हो सकता है, तो टूर्नामेंट से रिलेटेड फंड हो सकता क्रिएट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, मैच से रिलेटेड कोई फंड क्रिएट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स के लिए कोई फंड, चैरिटी के लिए या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई फंड क्रिएट करना चाहता है तो कर सकते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। तो वो अलग अलग पर्पस से अलग अलग फंड क्रिएट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इन फंड्स को हम लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। फंड से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंडिचर्स हैं तो उन फंड में से हम डिडक्ट कर देते हैं, और अगर इन फंड से ही कोई इनकम जनरेट हो रही है तो इन्हीं फंड में हम इनको ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से ये बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है
नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, और इसी बैलेंस शीट के बेस पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड एक्सपेंसेस की जो अकाउंटिंग प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है, उसके बाद ही हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बैलेंस शीट का। अब हम समझेंगे अकाउंटिंग ऑफ फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड एक्सपेंसेस, कोष आधारित एवं गैर कोष आधारित व्ययों का लेखा। तो इसके लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द फॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन हैविंग प्रॉफिट मोटिव, ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। एंड नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता है। तो वो संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है वो व्यापारिक संस्थाएं कहलाती हैं और वो गैर कोषीय लेखांकन पद्धति को अपनाती हैं। So organization with desire to earn profit are called commercial organization or trading organization, and these organization apply non-fund accounting in their books of account. और ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता है वो गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती हैं और ये संस्थाएं कोष आधारित लेखांकन पद्धति को अपनाती हैं। And those which with a non-profit motive are called non-trading organization, and these non-trading organizations apply fund-based accounting in their books of account. So non-fund accounting में क्या होता है? In this method or system of accounting, no separate set of books of account are required to be maintained for each and every fund, and all item of expenses and income are transferred to income expenditure account. लेखांकन की इस विधि में गैर कोषीय लेखांकन की बात करें तो लेखांकन की इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक कोष के लिए कोई अलग से लेखांकन की पुस्तकें नहीं रखी जाती हैं और प्रत्येक व्यय व आय की मदों को आय व्यय खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। लेकिन अगर फंड बेस्ड अकाउंटिंग यानी कोष आधारित लेखांकन की बात करें तो वेरियस स्पेसिफिक फंड सच एज स्पोर्ट, चैरिटी, प्राइज बिल्डिंग फंड एटसेट्रा आर फॉर्म to meet the specific requirement of contributors. Fund-based accounting is a technique of bookkeeping whereby separate self-balancing sets of assets, liabilities, income and expenses, and fund balances are maintained for each contributions for specific purpose. कई प्रकार के विशिष्ट फंड जैसे खेलकूद के फंड, धर्मादा कोष, इनाम कोष, भवन कोष आदि का निर्माण किया जाता है ताकि इनमें जो अंशदान देते हैं, अंशदान देने वाले यानी कॉन्ट्रीब्यूटर्स की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। कोष आधारित लेखांकन बहीखाता की एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत स्वकीय संतुलन खाते जैसे संपत्ति, दायित्व, आय व्यय एवं कोषों के शेष से संबंधित खाते जो विशिष्ट उद्देश्य के लिए किए गए हैं रखे जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सो अब हम समझेंगे कि इनको 6 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है फंड्स को। इन जो 6 कैटेगरी हैं फंड्स की इनको समझते हैं। तो अप्रतिबंधित कोष यानी अनरेस्ट्रिक्टेड फंड, These funds are known as capital fund or general fund. The organization has liberty to utilize these fund in any manner. तो इसमें पूंजी कोष, इसे पूंजी कोष के नाम से भी जाना जा सकता है या जाना जाता है। ये एक प्रकार का सामान्य कोष होता है और इसका प्रयोग संस्था किसी प्रकार से कर सकती है, तो किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता इस फंड का इस्तेमाल करने पर, इसलिए इसे अप्रतिबंधित कोष कहते हैं। रेस्ट्रिक्टेड फंड का मतलब होता है द यूज ऑफ दीज फंड्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्टिविटी फॉर विच दीज फंड्स हैव बीन क्रिएटेड। तो इन कोषों का उपयोग उन कार्यों तक ही सीमित रहता है जिनके लिए इनका निर्माण किया गया है। जैसे कि अगर भवन कोष बनाया गया है तो केवल भवन निर्माण में ही इसका उपयोग किया जाएगा, अन्य किसी कार्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। तो इसलिए ये क्या होते हैं? प्रतिबंधित कोष होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड फंड होते हैं। फिक्स एसेट्स फंड यानी स्थायी संपत्ति कोष, स्थायी संपत्ति में विनियोग करने के लिए जो फंड क्रिएट किए जाते हैं या कोष बनाए जाते हैं वो स्थायी संपत्ति कोष होती हैं।
These funds are created for making investment in fixed assets or purchase of fixed assets. So this is called the fixed asset fund. Endowment fund या धर्मार्थ कोष क्या होता है? इस प्रकार का जो कोष होता है उसका निर्माण विरासत में प्राप्त उपहारों यानी गिफ्ट से किया जाता है और इसका प्रयोग किसी निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है. These funds are created from gifts or legacies or other donations. So the incomes of which is used for the specific purpose. So this is called the endowment fund. Annuity fund यानी वार्षिकी कोष. वार्षिकी मतलब होता है किसी को प्रति वर्ष मिलने वाली वह निश्चित धनराशि जो प्रायः उसके बाकी के पूरे जीवन काल तक चलती रहती है, वार्षिकी कहलाती है. तो इस कोष का निर्माण वार्षिकी प्रदान करने हेतु दिए गए अंशदानों में से किया जाता है. इस फंड का प्रयोग लाभ प्राप्त करने वाले बेनिफिशियरी को वार्षिकी देने के लिए किया जाता है. एन्युटी को हम इंग्लिश में समझते हैं अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पेड टू समबडी ईच ईयर यूजुअली फॉर द रेस्ट ऑफ हिज और लाइफ. So this fund is created from the contribution received for creating annuities. The fund is utilized for providing annuity to the beneficiary. फिर उसके बाद है ऋण कोष यानी लोन फंड. सो इस टाइप के जो लोन्स फंड होते हैं वो उन निर्धारित व्यक्तियों को लोन प्रोवाइड करने के लिए ये फंड्स क्रिएट किए जाते हैं जिनको लोन प्रोवाइड करना है ऑर्गेनाइजेशन को. तो इस तरीके से ये 6 कैटेगरीज होती हैं फंड्स की. इन्हीं 6 कैटेगरीज को हम बैलेंस शीट में लिखते हैं लायबिलिटी साइड में. और इन फंड से रिलेटेड कोई इनकम से जनरेट होती है इन फंड से तो इन्हीं फंड में ऐड करते हैं और इन फंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर्स होते हैं तो इन्हीं फंड में से डिडक्ट करके लिखते हैं. अब हम एक क्वेश्चन करेंगे. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22. 31 दिसंबर 2016 को शेयरिंग क्लब का प्राप्ति एवं भुगतान खाता निम्नलिखित था. The receipts and payment account of Sharon Club for the year ending on 31st December 2016 is as follows. ये एक प्राप्ति भुगतान खाता दिया गया है और कुछ समायोजन दिए गए हैं. इस रिसीट्स पेमेंट अकाउंट की हेल्प से और जो एडजस्टमेंट दिए गए हैं इन एडजस्टमेंट की हेल्प से हमें एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है 31 दिसंबर 2016 का. तो आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी समायोजन दिए गए हैं यानी जितने भी आइटम्स रिलेटेड जो एडजस्टमेंट दिए गए हैं उन एडजस्टमेंट के आइटम्स में हम स्टार लगाएंगे. जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले. वेतन यानी सैलरी में 1000 रुपए गत वर्ष के सम्मिलित हैं, प्रीवियस ईयर के हैं. सैलरी में यानी वेतन में हम स्टार लगाएंगे. चंदे में 2015 के 2000 रुपए, 2017 के 1000 रुपए सम्मिलित हैं और 2016 का चंदा 800 रुपए अप्राप्त है. चंदे में स्टार लगाएंगे. फिर क्वेश्चन में क्या दिया है, मजदूरी में 100 रुपए वर्ष 2017 की हैं. वेजेस इंक्लूड 100 रुपी फॉर 2017. तो क्या करेंगे, वेजेस जो दिए हैं उनमें मजदूरी में स्टार लगाएंगे. फिर क्वेश्चन में दिया गया है 1 जनवरी 2016 को फर्नीचर 2000 का, विनियोग 10,000 का, भवन 30,000 का पुस्तकों में दर्ज है. तो ऑन 1 जनवरी 2016 फर्नीचर 2000, इन्वेस्टमेंट 10,000, बिल्डिंग 30,000 वर रिकॉर्डेड इन दिस बुक. तो ये 1 जनवरी 2016 का है. इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस है या करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस दिया गया है. और क्वेश्चन में कैपिटल फंड भी नहीं दिख रहा है कहीं, तो इसका मतलब है हमें इन ओपनिंग बैलेंस से कैपिटल फंड भी निकालना है, जो कि हम ओपनिंग बैलेंस शीट की हेल्प से निकालेंगे. आगे दिया है फर्नीचर पर 10% से व भवन पर 8% से हाश लगाना है.
depreciate furniture by 10% and building by 8%। तो फर्नीचर और बिल्डिंग पर स्टार लगाएंगे। बिल्डिंग तो कहीं दिख नहीं रही है लेकिन फर्नीचर दिख रहा है, फर्नीचर पर स्टार लगाएंगे। इसमें बिल्डिंग नहीं दी गई है रिसिप्ट्स पेमेंट अकाउंट में, तो बिल्डिंग कहाँ दी गई है? ये जो क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस जो दिया गया है भवन का, बिल्डिंग का, जो 30,000, इसके अकॉर्डिंग ही हम जो 8% डेप्रिसिएशन वो लगाएंगे। इसमें स्टार लगाने की जरूरत नहीं है, लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, इससे पता चलेगा किससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन भी करना है। हमें लिखना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फिर आगे कुछ दिया नहीं है, अब हमें बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए ये इस तरीके से फॉर्मेट प्रिपेयर किया जाता है। हेडिंग लिखेंगे क्लब का नाम, शरण क्लब, फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और हम 31 दिसंबर 2016 का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम अकाउंटिंग पीरियड जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब हम एक के बाद एक सारे जो आइटम्स हमने जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखे हैं उनको समझते हैं। सैलरी 3,000 रुपए है और सैलरी में स्टार लगा है, इसका मतलब इससे रिलेटेड हमें एडजस्टमेंट करना है। वेतन में 1,000 रुपए गत वर्ष के सम्मिलित है। सैलरी इंक्लूड्स 1,000 रुपीज फॉर लास्ट ईयर। तो हमने रूल क्या समझा था इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का, कि इसमें केवल करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, प्रीवियस ईयर के या लास्ट ईयर के या नेक्स्ट ईयर के अकाउंट हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो सैलरी में जो 1,000 रुपए लास्ट ईयर के इंक्लूड है इसको हमें डिडक्ट करके दिखाना पड़ेगा। तो करंट ईयर की सैलरी में जो 3,000 रुपए हैं इसमें लास्ट ईयर के इंक्लूड है, तो इसको हम डिडक्ट करते हैं। लेस लास्ट ईयर की सैलरी 1,000 रुपए और डिडक्ट करके जो अमाउंट निकला है 2,000 रुपए उसे लिखेंगे। फिर क्वेश्चन में दिया है मजदूरी वेजेस 600 रुपए। वेजेस में भी स्टार लगा है, यानी इससे भी रिलेटेड एडजस्टमेंट करना है। तो वेजेस के एडजस्टमेंट क्या दिए हैं कि मजदूरी में 100 रुपए वर्ष 2017 की हैं। वेजेस इंक्लूड्स ₹100 फॉर 2017। हम ये किस ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं? 31 दिसंबर 2016 का, लेकिन वेजेस में कौन से इंक्लूड है? 2017 के इंक्लूड है। 2017 मतलब नेक्स्ट ईयर के। तो नेक्स्ट ईयर के तो हम प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर तो लेते नहीं है इनकम एक्सपेंडिचर में। तो हम इसे क्या करेंगे, वेजेस के जो 600 रुपए हैं उसमें से हम नेक्स्ट ईयर के जो एडवांस वाले हैं उनको हम डिडक्ट करके जो करंट ईयर की एक्चुअल वैल्यू है वो लिखेंगे। फिर क्वेश्चन में दिया है पोस्टेज 200 रुपए, इसमें स्टार नहीं लगा है और ये रेवेन्यू नेचर का है, इसलिए हम जैसा दिया है वैसा लिख देंगे। फिर क्वेश्चन में दिया गया है स्टेशनरी, इसमें भी स्टार नहीं लगाया है हमने। स्टेशनरी के कितने हैं? 400 रुपए, जैसे दिए गए हैं वैसा लिख देंगे। और इसे क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये भी रेवेन्यू नेचर का होता है। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस दिए गए हैं 300 रुपए, ये भी रेवेन्यू नेचर का है पेमेंट, इसे भी जैसा दिया है वैसा लिख देंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस 300 रुपए। उसके बाद क्वेश्चन में फर्नीचर दिया है 8,000 रुपए और इस पर स्टार लगा है। फर्नीचर के अमाउंट को हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड अगर डेप्रिसिएशन लिया रहता है तो उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। इस पर स्टार लगा है तो इससे रिलेटेड हम एडजस्टमेंट लिखते हैं। डेप्रिशिएट करना है फर्नीचर को 10% से और बिल्डिंग को 8% से।
बिल्डिंग तो नहीं दी है रिसीव पेमेंट अकाउंट में, लेकिन इसका ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, तो इसी ओपनिंग बैलेंस पर हम 8% से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और फर्नीचर का भी ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, जो करंट ईयर का 8,000 रुपए दिया गया है फर्नीचर का, इसमें 2,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस को ऐड करेंगे और उसके बाद हम 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। इसे कैसे दिखाना है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 8,000 रुपए करंट ईयर का, ओपनिंग बैलेंस 2,000 रुपए, टोटल 10,000 आएगा। इस पर 10% के अकॉर्डिंग 1,000 रुपए डेप्रिसिएशन का अमाउंट रहेगा। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 30,000 रुपए, ओपनिंग बैलेंस 8% के अकॉर्डिंग 2,400 रुपए। इसे कैसे दिखाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,000, ऑन बिल्डिंग 2,400, टोटल अमाउंट हमारा 3,400 निकलेगा। इसे हम एक्सपेंडिचर साइड में इस तरीके से लिखते हैं। फिर क्वेश्चन में दिया है इन्वेस्टमेंट, ये इसमें किसी टाइप का स्टार नहीं लगा है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। ये एसेट है, तो इसे हम बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे। फिर क्लोजिंग और ओपनिंग कैश बैलेंस, इस पर हमने क्रॉस लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि इसे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते हैं, बैलेंस शीट में लिखेंगे। क्लोजिंग, अब क्वेश्चन में कैपिटल फंड तो दिया नहीं है, तो इसके लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम ओपनिंग कैश बैलेंस लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट जो 31 दिसंबर 2016 की बनेगी, उसमें हम क्लोजिंग कैश बैलेंस लिखेंगे। इसे अभी हम छोड़ते हैं, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब देखेंगे। फिर सब्सक्रिप्शन दिया है 20,000 रुपए और स्टार लगा है, इसका मतलब इससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट करना है। तो चंदे के 2015 के 2,000 रुपए, 2017 के 1,000 सम्मिलित हैं। ये जो 20,000 रुपए है, इस 20,000 में 2015 यानी प्रीवियस ईयर के 2,000 रुपए और 2017 यानी नेक्स्ट ईयर के हमारे 1,000 रुपए इंक्लूड हैं। इसे हम डिडक्ट करेंगे इन 20,000 में से। वो क्यों करेंगे, क्योंकि करंट ईयर के ही अमाउंट को लिखते हैं हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर को नहीं लिखते हैं। और 2,000 का ये जो चंदा है अप्राप्त या आउटस्टैंडिंग या एक्रूड जिसे कहते हैं, वो करंट ईयर का है, इसे हम ऐड करेंगे। कैसे दिखाएंगे इसे हम, 20,000 रुपए जो चंदे के हैं सब्सक्रिप्शन का वो लिखेंगे। लास्ट ईयर का 2015 का 2,000 रुपए इसे डिडक्ट करेंगे तो 18,000 आएगा। नेक्स्ट ईयर का 2017 का 1,000 रुपए डिडक्ट करेंगे तो फिर 17,000 आएगा। और इसमें हम जो एक्रूड 800 रुपए है, एक्रूड सब्सक्रिप्शन, उसे हम ऐड करेंगे और टोटल जो सब्सक्रिप्शन हमारा निकल रहा है ऐड करने पर 17,800 रुपए। फिर क्वेश्चन में इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए दिया है, ये भी रेवेन्यू नेचर की इनकम है, इसे भी लिख देंगे। फिर क्वेश्चन में स्पेशल डोनेशन, स्पेशल डोनेशन को हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे। एंट्रेंस फीस दी गई है 2,000 रुपए, वो लिखेंगे। फिर क्वेश्चन में दिया गया है होल लाइफ मेंबरशिप फी 8,000 रुपए, आजीवन सदस्यता शुल्क 8,000 रुपए। हिंदी मीडियम की बुक में इसमें नोट नहीं दिया गया है, लेकिन इंग्लिश मीडियम की बुक में एक नोट दिया गया है क्वेश्चन के लास्ट में। 22 नंबर का क्वेश्चन है, इसके लास्ट में दिया गया है डोनेशन एंड लाइफ मेंबरशिप फी हैज बीन ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीव। तो इसको हम डोनेशन, तो स्पेशल डोनेशन तो कभी लेते ही नहीं है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो वो तो हमने पहले एक्सक्लूड कर दिया। लेकिन लाइफ मेंबरशिप फी हम लिखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब क्वेश्चन में अगर नोट नहीं दिया रहता तो हम इसको जरूर लिखते, लेकिन इस बुक में दिया गया है कि लाइफ मेंबरशिप फी को भी कैपिटल रिसीट माना है, तो इसे हम केवल बैलेंस शीट में दिखाएंगे। रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स ना मानते हुए, कैपिटल नेचर की रिसीट्स मानते हुए इसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे, इसे इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे, इसलिए हमने इसको इसमें नहीं लिखा है। फिर रेंट ऑफ हॉल 1,200 रुपए दिया है, तो वो लिख देंगे। तो जितने भी रेवेन्यू नेचर के रिसीट्स पेमेंट्स हैं उन्हें हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देते हैं। अब किसी भी टाइप का कोई एडजस्टमेंट बचा नहीं है, ठीक है। और ये जो दिए बैलेंसिंग अमाउंट, ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो इस तरीके से सारे इनकम्स
और एक्सपेंडिचर्स जो रेवेन्यू नीचर के हैं उनको लिखने के बाद सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हम इस साइड का टोटल करेंगे तो 22,000 रुपीज निकलेगा इनकम का। इसे हम एक्सपेंडिचर साइड में भी लिख देंगे और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल लगाने के बाद जो अमाउंट निकलता है उसे इस 22,000 में से डिडक्ट करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है वो हमारा सरप्लस निकल रहा है 15,200 रुपए। इस सरप्लस को हम करंट ईयर के बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। उसके बाद अब हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। वो क्यों बनाएंगे? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी कैपिटल फंड नहीं दिया गया है। करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाने के लिए कैपिटल फंड तो चाहिए, लेकिन कैपिटल फंड नहीं दिया गया है, तो हम इसमें जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं फर्नीचर के, बिल्डिंग के, इन्वेस्टमेंट के, इनके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। इस तरीके से हम ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। इसमें सारे ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, एसेट्स में से लायबिलिटीज को डिडक्ट करने के बाद बैलेंसिंग फिगर हमारा कैपिटल फंड होता है। 1 जनवरी 2016 को फर्नीचर 2,000 का दिया गया है तो इसे लिखा हमने। इन्वेस्टमेंट 10,000 के दिए गए हैं तो इन्वेस्टमेंट को लिखा और बिल्डिंग का अमाउंट 30,000 रुपए दिया गया है ओपनिंग बैलेंस, तो इस बिल्डिंग के अमाउंट को भी हमने लिखा। फिर क्वेश्चन में दिया गया है कि सब्सक्रिप्शन में 2,000 रुपए जो 2015 के हैं करंट ईयर में इंक्लूड है, तो ये 2015 के 2,000 रुपए ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो ये प्रीवियस ईयर का तो क्लोजिंग बैलेंस होगा लेकिन करंट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा, तो इसलिए हम इसे ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000 रुपए। फिर क्वेश्चन में सैलरी दी गई है 1,000 रुपए जो कि लास्ट ईयर की है। लास्ट ईयर के लिए क्लोजिंग बैलेंस होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, करंट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा, तो इसे लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपए। फिर क्वेश्चन में दिया गया है ओपनिंग कैश बैलेंस 800 रुपए, इसे भी हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे कैश 800 रुपए। फिर एसेट साइड का टोटल लगाएंगे तो 44,800 आएगा, इसे हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। इसमें से जो लायबिलिटी साइड में जितने आइटम्स लिखे उसे डिडक्ट करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो हमारा कैपिटल फंड होगा। तो 44,000 में से आउटस्टैंडिंग सैलरी का 1,000 डिडक्ट करने के बाद 43,800 जो निकल रहा है वो हमारा बैलेंसिंग फिगर है, कैपिटल फंड है। इस कैपिटल फंड को हम करंट ईयर की बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2016 की बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखेंगे और इस कैपिटल फंड में जो हमने सरप्लस निकाला है करंट ईयर का 15,200 रुपए, इसे इसमें ऐड करेंगे तो 59,000 आएगा टोटल। फिर एसेट साइड में हम जो फिक्स एसेट्स जितने भी दिए उनमें से डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करने के बाद लिखेंगे। जैसे फर्नीचर का करंट ईयर का तो 8,000 रुपए दिया गया है और इस 8,000 में हम ओपनिंग जो बैलेंस दिया है फर्नीचर का उसे ऐड करेंगे तो 10,000 रुपए टोटल निकलेगा। इसमें डेप्रिसिएशन 10% डिडक्ट करेंगे 1,000 रुपए तो 9,000 रुपए निकलेगा। फिर बिल्डिंग करंट ईयर की तो कोई दी नहीं है लेकिन ओपनिंग बैलेंस बिल्डिंग का कितना है 30,000। इस 30,000 पर 8% से डेप्रिसिएशन लगेगा 2,400 रुपए, तो हमारा कितना निकलेगा डिडक्ट करने के बाद 30,000 में से 2,400 को डिडक्ट करेंगे तो 27,600 निकलेगा। फिर इन्वेस्टमेंट करंट ईयर के 10,000 दिए गए हैं और ओपनिंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट का 10,000 दिया है, इन दोनों को प्लस करके हम टोटल अमाउंट को लिखेंगे एसेट साइड में। फिर क्वेश्चन में एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम जितनी भी होती हैं वो भी लिखते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो भी लिखते हैं। तो सब्सक्रिप्शन का 800 रुपए एक्रूड फॉर 2016, तो 2016 का 800 रुपए जो एक्रूड इनकम है सब्सक्रिप्शन की उसे लिखेंगे एक्रूड सब्सक्रिप्शन। फिर क्वेश्चन में दिया गया है वेजेस इंक्लूड 100 रुपीज फॉर 2017, ये 2016 का वेजेस है, 2017 का वेजेस है और ये एडवांस में पे कर दिया यानी नेक्स्ट ईयर का वेजेस है लेकिन करंट ईयर में पे कर दिया है, तो प्रीपेड वेजेस 100 रुपये लिखेंगे। फिर कैश का अमाउंट जो कि क्लोजिंग कैश बैलेंस है रिसीव्स पेमेंट अकाउंट में 20,500 रुपए उसे लिखेंगे। फिर लायबिलिटी साइड में ये जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो 2017 का एडवांस में जो
रिसीव हुआ है जो नेक्स्ट ईयर का है लेकिन करेंट ईयर में रिसीव हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 1,000 रुपए इसे भी लिख देते हैं। लाइव मेंबरशिप फी 8,000 रुपए वो लिखेंगे, डोनेशन जो 10,000 रुपए के हैं वो लिखेंगे। तो इस तरीके से एसेट साइड का टोटल करेंगे, लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल करने पर आपका अमाउंट दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों साइड का टोटल में डिफरेंस है तो इसका मतलब आपने बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ की है, या तो आइटम आपने एक्स्ट्रा लिख देंगे या कोई आइटम आपने छोड़ दिए हैं। तो इस तरीके से बैलेंस शीट हमेशा आपकी मैच करना चाहिए, दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर टोटल इक्वल नहीं है तो इसका मतलब बैलेंस शीट में गड़बड़ है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 22 ये कंप्लीट हुआ। आपको बाकी के बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं वो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे अगला चैप्टर, ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे वो होगा हमारा पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप के टोटल 5 चैप्टर हैं, इनमें से सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर करेंगे, चैप्टर 1।